आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। क्या आपको लगता है कि आपको अपने रिश्तों पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा मानो किसी आदत की तरह लोगों के साथ बहस कर रहे हैं और अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है? अगर हाँ, तो ये बुक आपकी सारी परेशानियों का जवाब है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको बातचीत में कैसे शामिल होना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, और आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बुक में आप बातचीत करने के लिए ज़रूरी सभी स्किल्स के बारे में जानेंगे, जो आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं और किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट से आपको बचा सकती हैं। ये पर्सनल रिश्तों से लेकर फॉर्मल रिश्तों तक हो सकते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, आपके बच्चे हों, आपका दोस्त हो या आपका जीवन साथी हो। इस बुक में आप जानकारी का पता लगाने, किसी दूसरे के बारे में अपने मन से ही कोई वहम न पालने और दोष न देने से बचने के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप बातों के तीसरे साइड को देखना सीखेंगे। एक अच्छे लिसनर बनने के साथ साथ आप खुद की बात लोगों के सामने रखना भी सीखेंगे। यहाँ आप ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो दूसरों को पता है लेकिन शायद आपको नहीं, और उनके अलग अलग ओपिनियन को जानने की अपनी चाह के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप परेशानियों को सुलझा पाएंगे और मुश्किल लगने वाली बातचीत आप आसानी से कर पाएंगे। किन बातों को और ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है और किन बातों को छोड़ देने की ज़रूरत है, इन सवालों के जवाब ये बुक आपको दे सकती है। बातचीत को सुलझाइए। आप जो कहना चाहते हैं और जो आप कहते हैं, उसके बीच का फ़र्क बातचीत को मुश्किल बनाता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी बातचीत करने में परेशानी होती ही है। बातचीत तीन तरह के होते हैं। एक, जो हुआ उससे जुड़ी हुई बातचीत, यानी व्हाट हैपेंड कॉन्वर्सेशन। दूसरा, आप जो महसूस कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई बातचीत, यानी फीलिंग्स कॉन्वर्सेशन। तीसरा, पहचान की बातचीत, मतलब आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन। पहली तरह की बातचीत में किसी डिसएग्रीमेंट के कारण आपके मन में डाउट पैदा कर सकता है। दूसरी तरह की बातचीत में आपकी भावनाओं के बारे में बात की जाती है। आपको डाउट होने लगता है कि आपकी भावनाएं सही हैं या नहीं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि आपको उन्हें समझना चाहिए या उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तीसरी तरह की बातचीत यानी आइडेंटिटी बातचीत वो होती है जिसमें आप खुद से बात करते हैं। यहाँ आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच के ये समझते हैं कि वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ये तीनों तरह की बातचीत काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और आपको इन्हें हैंडल करना आना चाहिए। चलिए इन तीनों तरह की बातचीत को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जैक और माइकल नाम के दो दोस्तों के बीच हो रही एक परेशानी भरी बातचीत की कहानी है। एक दिन माइकल मदद मांगने के लिए जैक को कॉल करता है। माइकल को जल्दी ही एक फाइनेंशियल ब्रोशर तैयार करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके डिज़ाइनर ने नौकरी छोड़ दी थी। जैक ने माइकल की मदद करने के लिए अपना सारा काम छोड़ दिया और अगले दिन ब्रोशर तैयार करने के लिए देर रात तक काम किया। माइकल ने डिज़ाइन को मंजूरी दे दी और जैक को प्रिंट करने के लिए कहा। जैक ने दोपहर तक वो काम पूरा कर लिया। माइकल के लिए उस रात देर तक काम करने के कारण जैक थक गया था। जैसे ही जैक अपने ऑफिस में वापस गया, उसने माइकल का भेजा हुआ एक वॉइस मेल देखा जिसमें कहा गया था कि ब्रोशर में अर्निंग्स की चार्ट क्लियर नहीं थी और उसे इसे फिर से करने की ज़रूरत है। जैक ने उसी वक्त माइकल को फ़ोन किया और उनमें बात होने लगी कि माइकल ने इसे पहले मंजूरी दी थी। बात करते समय जैक खुद के साथ एक आइडेंटिटी बातचीत कर रहा था कि उसने माइकल की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक डिनर डेट तक कैंसिल कर दी थी और माइकल ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। इस तरह की मूर्खों जैसी गलती करने के लिए जैक खुद पर गुस्सा भी था। उसने ये सब जोर से नहीं कहा, ये सब वो अपने मन में खुद से कह रहा था, और ये आइडेंटिटी बातचीत का एक एग्जाम्पल है। उसके मन में ऐसी भी भावनाएं आ रही थी कि माइकल ने उसे एक प्रूफ रीडर की तरह देखा था, न कि एक दोस्त की तरह। एक पल के लिए वो माइकल से लड़ना भी चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये उसकी भावनाएं की, और ये एक भावनाओं की बातचीत है। माइकल और जैक जिस बात पर सहमत नहीं थे, उसको लेकर उनमें जो बात हुई कि क्या चार्ट में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या कि किसे पहले गलती को समझना चाहिए था, ये बातचीत के जो हुआ उस पर बातचीत का एग्जाम्पल है। हम इन तीनों तरह की बातचीत को हैंडल करने में गलती करते हैं। आपको हमेशा किसी बात को लेकर अपना नज़रिया समझाना आना चाहिए। भावनाओं को बताने और समझने की कोशिश कीजिए और अपना काम सफाई से कीजिए। कौन सही है
इस बात पर लड़ना बंद कीजिए। एक दूसरे की कहानी जानने की कोशिश कीजिए। कई बार हम लोगों की राय से सहमत नहीं होते हैं। भरोसा करने की बजाय कि कहानी का एक और साइड हो सकता है, हम उन लोगों को ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं और वे लोग भी कुछ ऐसा ही समझते हैं। किसी एक कहानी को लेकर हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस और राय होते हैं और उसी बात को लेकर दूसरों के विचार बहुत अलग हो सकते हैं। वे सभी सही है। जिस तरह कोई इंसान अपने आसपास के माहौल पर गौर करता है, उसे समझने की कोशिश करता है और उसे समझ का किसी कंक्लूजन पर आता है, ये उसी बारे में सोचने वाले दूसरे इंसान से अलग भी हो सकता है। इसीलिए तो ये झगड़े होते हैं। रैंडी और डैनियल एक असेंबली लाइन में साथ काम करते हैं। रैंडी वाइट है और डैनियल कोरियन अमेरिकी है। रैंडी का मानना है कि उनकी कंपनी माइनॉरिटी में आने वाले लोगों के साथ परायों की तरह बर्ताव नहीं करती है और उनका अलग अलग जाति के लोगों को नौकरी देने के बारे में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उनकी अपनी टीम में 2 लोग अफ्रीकी अमेरिकन हैं और एक लैटिनो भी है जो यूनियन का हेड है। उनके सुपरवाइजर भी एक फिलिपिनो है और उन्होंने कई बार अलग रंग के यानी काले रंग के लोगों के प्रमोशन को देखा है। दूसरी ओर डैनियल को अपने काम करने की जगह पर अलग अलग जाति के भेदभाव पर एक अलग ही एक्सपीरियंस और राय मिली है। उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तरह तरह के अजीब सवालों का सामना करना पड़ा है और उन्हें साथ काम करने वाले लोगों से ही उनकी जाति के बारे में की गई बातों का शिकार भी बनना पड़ा है। उन्होंने देखा कि कंपनी के टॉप ऑफिसर्स ज्यादातर गोरे रंग के हैं और काले रंग के लोगों की प्रमोशन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी कहानी के दोनों भागों में जरूरत के हिसाब से पूरी जानकारी नहीं है, जबकि रैंडी और डैनियल के पास अपनी राय को सही साबित करने के लिए सबूत हैं, लेकिन वो सबूत काफी नहीं है और उसे लेकर एक अलग नजरिए की जरूरत है। कई बार हम जो नतीजे निकालते हैं वो हमारे खुद के मतलब के हिसाब से निकालते हैं। जैसा कि कहानी में है, हम उस राय को मानते हैं जो हमारे हिसाब से हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। रैंडी को लगता है कि कंपनी अन्य जातियों के खिलाफ भेदभाव नहीं करती है क्योंकि वो गोरे हैं और ये आम तौर पर उनकी बात का सपोर्ट करता है क्योंकि उन्होंने खुद इसका सामना नहीं किया है। डैनियल ठीक इस बात से उल्टी बात पर भरोसा करता है क्योंकि उसने हमेशा भेदभाव सहा है और हमेशा यही देखा है कि कंपनी दूसरों के खिलाफ भेदभाव करती है और जाति के बेसिस पर भेदभाव के बारे में बनी हुई राय का सपोर्ट करती है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि सिर्फ अपनी खुद की बात को सही मानने के बजाय दूसरे लोगों की राय को जानने की भी इच्छा होनी चाहिए। बात के सभी भागों को जानने के बाद ही कोई भूमिका लेनी चाहिए। वैसे ये जरूरी नहीं है कि सभी के विचार सही होंगे। ये सीखना जरूरी है कि किसी भी मामले को हाथ में लेकर कैसे संभाला जाए और उसके बाद तय करें कि किसके विचार बेहतर या सही है। डोंट अज्यूम दे मेंट इट, डिसएंटैंगल इंटेंट फ्रॉम इम्पैक्ट। दोनों के इरादे के हमें बात करने से ही पता चलता है कि किसी इंसान के इरादे क्या हैं, लेकिन कई बार किसी के एक्शन या बात करने के ढंग से लगता ज़रूर है कि शायद उसका इरादा कुछ गलत होगा, पर असल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम बिना असल के एक्शन के बारे में जाने बस अंदाज़ा लगाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में किसी भी चीज़ को गलत रिवील करने से पहले सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ बातचीत से किसी को चोट या शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि असर और इरादे एक दूसरे के साथ मेल खाते हों या समान हों। इस बात की बहुत हद तक संभावना होती है कि लोग किसी बात का उन पर जो असर हुआ है उससे किसी के इरादों का अंदाज़ा लगाते हैं। ये शायद ही सही है और इस बात पर विचार करने के आधार पर ये समझते हैं कि उस इंसान के इरादे खराब है। हम खुद के साथ ठीक इस बात से उल्टा करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे इरादे सबसे अच्छे हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि इरादे सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों का मिक्सचर भी होते हैं। कहानी। लॉरी और लियो दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ हैं। वे दोनों एक पार्टी में थे। लॉरी दोबारा आइसक्रीम लेने जा रही थी, तब लियो ने उसे और ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाने के लिए कहा। बाद में शाम को उन्होंने इस बात पर फिर से बातचीत की और लॉरी ने लियो को बताया कि उन्होंने लॉरी के साथ पार्टी में जैसा बर्ताव किया वे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लॉरी ने लियो से कहा कि उसे किसी पिता की तरह बर्ताव करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे बताने की कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। वज़न को कंट्रोल में रखना लॉरी के लिए किसी स्ट्रगल से कम नहीं था और कोई उसे इस बारे में टोके तो उसे अच्छा नहीं लगता था। लियो ने उससे कहा कि वो तो सिर्फ उसे उसके डाइट प्लान पर अड़े रहने में मदद कर रहा था। लॉरी को फिर भी लगता है कि इसकी वजह से उसे लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई थी। लियो आगे लॉरी को समझाता है कि अगर वो लॉरी को ज्यादा खाने से ना रोके तो वो खुद ही आकर लियो से शिकायत करती है और खुद की इच्छा से वो छोटी छोटी बातों पर बहस करती है। लियो ने लॉरी से जो कहा
उस वजह से लॉरी को बहुत बुरा लगा था। उसका असर ये हुआ कि लॉरी ने अपने आप ऐसा मान लिया कि लियो के इरादे ही गलत थे, भले ही ये बात सही नहीं थी। लियो ये समझने के बजाय कि लॉरी अपने डाइट प्लान के साथ स्ट्रगल कर रही है और इसलिए खुद का बचाव करती है, लियो ने मान लिया कि वो जानबूझकर झगड़े करने के लिए ऐसा करती है। जिस तरह से लॉरी उससे बात करती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके इरादे ही गलत थे। खुद का बचाव करना इंसान का स्वभाव है। ये ज़रूरी है कि हम दूसरों के मन को कैसा लग रहा है और उन्होंने जो कहा वो उन्होंने क्यों कहा, इस बात को समझें और उनके इरादे गलत ही थे इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, इस विचार को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। यहाँ भले ही दूसरे के शब्द दोनों को चोट पहुंचाते हैं, वे दूसरे इंसान की फीलिंग्स को ध्यान में रखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उनकी खुद की फीलिंग्स उन्हें दूसरे के इरादों को नापने तोलने पर मजबूर करती हैं। किसी के इरादों पर विचार करना और उनके इरादे पूरी तरह साफ थे या नहीं, ये बात देखना भी बहुत ज़रूरी है। हैव योर फीलिंग्स और दे विल हैव यू। मेन आइडिया, रिश्तों को सही और सुखी रखने के लिए अपनी भावनाओं को बताना बेशक ज़रूरी है। ये सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जैसे जलन, शर्मिंदगी, गुस्सा, निराशा के बारे में भी है। उतना ही ज़रूरी है इन्हें संभालना। अनकही भावनाएं हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन या हाव भाव का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह बातचीत का रास्ता ढूंढे लेती हैं। अनकही भावनाएं हमें दूसरों की बात सुनने में भी नाकाम कर सकती हैं। वे जो कह रहे हैं इस बात पर ध्यान देने के बजाय हम सिर्फ हमारे दिमाग में दबी हुई भावनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हीं पर ध्यान देते हैं। हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बताते समय हमें सहानुभूति और प्यार से बात करनी चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि हम पहले अपनी भावनाओं को समझना होगा और जानना होगा कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सिर्फ उसके बाद ही हमें अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। कहानी, कैथी एमा की एक दोस्त होने के साथ साथ उसकी सलाहकार भी है। एमा को पता चलता है कि कैथी ने एग्जीक्यूटिव टीम से कहा कि एमा प्रमोशन मिलने के काबिल और जिम्मेदार नहीं है। एमा को ऐसा महसूस होता है कि कैथी ने उसका भरोसा तोड़ा है। उसके दिल को चोट पहुंचती है और वो नाराज हो जाती है। एमा खुद की काबिलियत पर शक करने लगती है और खुद से सवाल करने लगती है कि क्या सच में वो प्रमोशन पाने के लायक है या नहीं। बाद में जो हुआ उस पर दोनों के बीच बातचीत होती है। एमा कैथी को बताती है कि उसने पहले क्या सुना था। कैथी कहती है कि उसने ये नहीं कहा कि एमा को प्रमोशन नहीं देना चाहिए, बल्कि उसने ये कहा कि एमा का प्रमोशन काफ़ी हड़बड़ी से हो रहा है। एमा कैथी से कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो कैथी को पहले आकर उससे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उसकी दोस्त है। वे कैथी को बताती है कि उसे लगता है कि कैथी ने उसके करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कैथी ये मानने से इनकार करती है और कहती है कि उसने हमेशा से ही एमा का साथ दिया है और वे ये नहीं सोचती कि एमा का प्रमोशन कभी ना हो। वे बस इतना चाहती है कि एमा का प्रमोशन सही समय पर हो। यहाँ एमा साफ तरीके से अपने दिल की बात नहीं कहती है। एमा कैथी को नहीं बताती है कि कैथी ने जो कहा उससे उसे बुरा लगा है या जो हुआ है उसकी वजह से उसके मन में कई सवाल पैदा हो गए थे। अपने इमोशंस को दूसरों के सामने ना रख पाने की वजह से आगे हम बातों के बजाय हाव भाव को देखकर उससे जुड़ी गलतफहमियां पालने लगते हैं और उसके बेसिस पर फैसले करने लगते हैं। दूसरा इंसान आपकी बात समझ पाए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी बात शांति से और विनम्रता से उसके सामने रखें। एमा अगर कैथी को ये बताती थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कैथी ने उसका भरोसा तोड़ा है, तो हो सकता था कि कैथी उसे अच्छी तरह समझ पाती और वो उस हिसाब से एमा से बात करती। अपनी भावनाएं ना बता पाने के कारण कैथी की सारी बातें सुनकर भी एमा उसे समझ नहीं पाई। इसीलिए हेल्दी और करीबी रिश्ते रखने के लिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें दूसरों के सामने कैसे रखा जाए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 4, आपका क्या इरादा है, उसे कब उठाना है और कब जाने देना है। मेन आइडिया, हम कई बार इस उलझन में होते हैं कि क्या किसी बात को आगे रखकर उसका सामना करना चाहिए भी या नहीं। क्या बात करनी और क्या नहीं, इनमें फर्क करने वाली कोई लकीर नहीं होती है। किसी को पहले से पता नहीं होता है कि मुद्दों को उठाने से हालात कैसे बदलेंगे। इस प्रकार लोग अपने अंदाज के हिसाब से फैसले लेते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सी बात उठानी चाहिए और कौन सी नहीं। किसी भी मामले को आगे बढ़ाने से पहले या छोड़ देने से पहले हमें अपनी भावनाएं, हमें जो फील हो रहा है और हमारे अनुभव, इनको समझकर हमें क्या पता है और क्या नहीं, ये सोचना चाहिए और फैसले लेने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी शांति के लिए कुछ नेगेटिव भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। ये जानना भी ज़रूरी है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते। कहानी, एक आदमी ने डेविड के भाई को गोली मार दी, जिसने उसे मार डाला। उस इंसान पर गुस्सा होने के साथ साथ जिस जगह वो हादसा हुआ था, वहां उसके भाई के जाने के कारण वो अपने भाई से भी नाराज था। डेविड ट्रायल में शामिल नहीं हुआ।
उसके मन में तरह तरह के विचार और भावनाएं दौड़ रही थी। उसे लगा कि उसके भाई के साथ अन्याय हुआ है। उसका भाई उसे छोड़कर चला गया, इस वजह से वो अपने भाई पर गुस्सा था। उसे इस बात का भी दुख हुआ कि उसने अपने भाई को खो दिया था। मन ही मन में उसके अपने भाई के साथ बातचीत चल रही थी और तभी उसने ये सब कहा था। आखिरकार उसने अपने दिल में उन दोनों के लिए जो गुस्सा था उसे जाने दिया। जाने देने का मतलब ये नहीं था कि उसे अपने भाई के लिए जो प्यार था या उसके चले जाने से जो दर्द उसे महसूस हुआ था उसे भूल जाना था, बल्कि जाने देने का मतलब ये था कि अब उसने इस बात को मान लिया था कि जो हो चुका है वो उसे बदल नहीं सकता। उसने उस नेगेटिव फीलिंग्स को जाने दिया जो उसके मन की शांति को बिगाड़ रही थी। उन्होंने मन ही मन में फिर से अपने भाई के साथ बातचीत की, पर इस बार वो नाराज या सख्त नहीं थे। अब वो अपने नुकसान की भावना महसूस करते हैं, लेकिन किसी गुस्से या अन्याय की नहीं। इससे पहले डेविड ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इस बात को उठाना सही है या नहीं। उन्होंने पहले जो फैसला लिया था उसकी वजह से उन्होंने खुद की शांति को दांव पर लगा दिया था, और जब उसे अपने भाई की याद आती थी और वो उससे मन ही मन में बात करता था तब ये सब उसके लिए और मुश्किल हो गया था। इसीलिए बाद में उसने इन बातों को जाने देने का सही फैसला किया। जाने देने का मतलब ये नहीं था कि उसके दिल में उसके भाई के लिए जो प्यार है उसे जाने देना था। उसका प्यार बना हुआ है और वो अभी उसे याद करता है, लेकिन उसने उन भावनाओं को जाने देने का फैसला किया जिनका उस पर नेगेटिव असर हुआ था। डेविड समझ गया कि हालात पर उसका कितना कंट्रोल है और कैसे वो अपने भाई को वापस नहीं ला सकता। उन्होंने अपनी भावनाओं को समझा, उस पर काम किया और फिर किन बातों को उठाना है और किन बातों भावनाओं को जाने देना है इस बात का फैसला किया। लर्निंग, लिसन फ्रॉम द इनसाइड आउट, मेन आइडिया। सुनना एक खूबी है और ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि वो इसमें अच्छे हैं। सुनने की वजह से बातचीत बदल भी सकती है और गलत भी हो सकती है। जब हम सामने वाला इंसान क्या बात कहना चाह रहा है ये समझने की और सुनने की कोशिश करते हैं, तब किसी कारण से वो इंसान भी ऐसा ही करता है। सुनते समय पेशेंस के साथ बैठने की और फिर एक बार आपने जो सुना है वही कहा गया है या नहीं इस बात की जांच करने की सलाह दी जाती है। अपने मन के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उनको दबाना भी जरूरी है। देखा जाए तो ऐसा करना आसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में चल रहे विचार या आपके दिमाग में बन रही राय को सुनना बहुत जरूरी है, तो आपको इसे सामने वाले इंसान के सामने बहुत ही शांति और विनम्रता से रखना चाहिए। हमें और जानकारी के लिए पूछना चाहिए और हमेशा ज्यादा जानने की इच्छा रहनी चाहिए। हमने कही हुई बात सच में सुनी है, ये बात दिखानी चाहिए, ऐसी भी सलाह दी जाती है। ऐसा करने से वो आप पर भरोसा कर पाते हैं। कहानी, ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे हम कई बार दूसरे लोगों के विचारों को गलत समझ लेते हैं और अपने मन में हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से अचानक फैसले कर लेते हैं। ऑड्रे की 6 साल की छोटी बेटी जॉसी ने अपनी मां को आधी रात में नींद से जगाया। वो डरी हुई थी क्योंकि उसने एक फिल्म देखी थी जिसमें कुत्ते की मां उसके पिल्ले को छोड़ देती है। ऑड्रे ये सोचती है कि जॉसी इसीलिए डरी हुई है क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी इस तरह छोड़ दिया जाएगा। इसलिए वो जॉसी को बताती है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन हकीकत में जॉसी अपने पालतू कछुए के बारे में परेशान थी। उसने सोचा कि उसका पालतू कछुआ भी किसी की मां होगी और उसके बच्चे को छोड़ दिया गया होगा। यहां ऑड्रे अपनी बेटी की बात ना सुनने की गलती करती है। वो मानती है कि वो पहले से जानती है कि उसकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके हिसाब से उसका सामना करने की कोशिश करती है। उम्र में बड़े लोग ज्यादातर ये गलती करते हैं। ये सच है कि लोग सोचते हैं कि वो पहले से जानते हैं कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। किसी परेशानी का हल कितना ही साफ और आसान क्यों ना हो, ये जरूरी है कि हम सामने वाले इंसान की बात को शांति से सुनें। ऑड्रे के मन के विचार उसकी बेटी को सुनने की उसकी योग्यता पर हावी हो गए। वो अपनी बेटी के विचारों और उसके डर के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं थी। उसने अपनी बेटी की बात सुने बिना ही खुद अपने मन से फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी को अच्छा महसूस कराने के लिए उससे क्या कहने वाली है। अगर ऑड्रे के दिल में अपनी बेटी की बात सुन लेने की जरा सी भी रुचि होती और वो अपनी बेटी से पूछना जरूरी समझती, तो वो कभी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करती। अपनाया जाना हर इंसान की जरूरत है। हर कोई चाहता है कि उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात को मान्य किया जाए। किसी के कहे गए बात को अच्छे से सुनना ये एक ऐसी कला है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। एक्सप्रेशन, स्पीक फॉर योरसेल्फ विद क्लैरिटी एंड पावर। अपनी बात को साफ और दमदार तरीके से कहें। मेन आइडिया, अपनी बात कहना उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों को सुनना। ये जरूरी नहीं होता कि किसी ने एक बहुत अच्छा या बहुत मजाकिया स्पीकर होना चाहिए। जरूरी तो ये होता है कि हम जो फील कर रहे हैं
वो बात हम साफ तरीके से बता पाएं और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाएं। हमें दूसरों की तुलना में खुद को कम नहीं समझना चाहिए। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे विचार, राय और भावनाएं भी उतनी ही कीमती हैं। हमारी बातें बेकार हैं या उनकी कोई कीमत नहीं है, इस बात की फिक्र करे बिना हमें अपने दिल की बातें साफ तरीके से कहनी चाहिए। हमें अपने विचारों को सिर्फ फैक्ट्स के रूप में कहने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी है कि हम उन्हें ऐसे रूप में रखें जिसकी वजह से वो अलग अलग विचारों से जोड़े जाने के लिए और हमें अलग अलग विचारों को मानने करने के लिए भी खुले होने चाहिए। ये बताना भी जरूरी है कि आप अपने नतीजे पर कैसे पहुंचे हैं, और जब हम सुनते हैं हमें उनके कहे गए शब्दों को दोबारा कहना चाहिए ताकि उन्हें ये महसूस हो कि हमें उनकी बात समझ में आ रही है। हमें दूसरों से कही गई बात को भी उनसे दोबारा कहलवाना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि उन्हें हमारी बात समझ में आई है या नहीं। कहानी। चार्ली और गेज दोनों भाई हैं जो सालों से एक दूसरे से दूर पले बड़े हैं। गेज डिस्लेक्सिक है और डिस्लेक्सिक होने के कारण उसे शब्दों को कहने में और पढ़ने में कई सालों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चार्ली अपने छोटे भाई की मदद करना चाहता है, पर वो जो भी कहता है वो बेकार हो जाता है। चार्ली अपने भाई को गाइड करके उसकी मदद करने के लिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है और उसे डिबेट टीम में शामिल होने के लिए कहता है, पर गेज अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज के कारण उसे लगता है कि उसे जज किया जा रहा है। उसके सभी भाइयों ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है। चार्ली बाद में अपने दिल की भावनाएं गेज को बताता है और कहता है कि वो मानता है कि गेज बहुत मेहनत करता है और बचपन में उसके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए था वैसा ना करने के लिए चार्ली गेज से माफी मांगता है। इससे उनका रिश्ता बदल गया। गेज को लगातार बताने की जरूरत थी कि उनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है, पर जब चार्ली गेज को गाइड करने की कोशिश करते थे तो गेज को लगता कि वो खुद चीजों को करने के काबिल नहीं है। चार्ली ने अपनी भावनाओं को बताकर न सिर्फ अपने रिश्तों को बेहतर बनाया बल्कि गेज को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी मदद की। ये जरूरी नहीं था कि चार्ली अपने भाई को अच्छा महसूस कराने के लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे या चिकनी चुपड़ी बातें करे या बहुत शानदार शब्दों का इस्तेमाल करे। उसे सिर्फ अपनी भावनाएं बताने और गेज को ये महसूस करवाने की जरूरत थी कि वो जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। अपने मन की सारी भावनाएं अपने भाई को बताकर उसने अपने भाई के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना लिया। इससे ये पता चलता है कि केवल दूसरे इंसान की बात सुनना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि खुले दिल से अपने मन की बात कहना और अपनी असली भावनाओं को दबाकर ना रखना भी जरूरी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक द लीड। परेशानी हल करना, लीड कीजिए। मेन आइडिया। रिफ्रेमिंग हमें बातचीत में लीड लेने के लिए मदद करता है। किसी इंसान ने अपनी बात समझाने के लिए जो कहा है उसे फिर से कहना, इसे रिफ्रेमिंग कहते हैं। ये हमें उस इंसान की बातें मान्य हैं ऐसा उसे महसूस कराने में हमारी मदद करता है। इसके साथ ही हमें उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके शब्दों का हमारी भाषा में मतलब समझते हुए ये तय करना चाहिए कि इससे आगे की बातचीत किस तरह आगे बढ़ेगी। ये दोनों ट्रिक्स बातचीत को लीड करती है, जिसके बाद परेशानियों को हल किया जा सकता है। यहाँ दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज या समझौता करने की जरूरत होती है और दोनों का एक ही बात पर सहमत होना भी उतना ही जरूरी है। सलाह मांगी जानी चाहिए और मुश्किलों को हल करने के लिए समय परेशानी नहीं बनना चाहिए। चीजों को धीरे धीरे होने देना चाहिए। कहानी। लीड लेने के पीछे के विचार को समझने के लिए यहाँ एक कहानी है। हरप्रीत और मोनिशा अलग अलग विचारों वाले कपल हैं और ये दोनों के बीच हो रही बातचीत में देखा जा सकता है। हरप्रीत मोनिशा से पूछता है कि वो क्या सोचती है जब वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। वो कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। ये कहने के लिए उसे मजबूरी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो ये कह नहीं पाती है। वो उससे कहती है कि वो जानता है कि वो उससे प्यार करता है। हरप्रीत को इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वो उससे पूछता है कि उसे इस बात पर यकीन कैसे है कि उसे पता है। वो उसे बताती है कि वो उसके साथ इसीलिए है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। मगर हरप्रीत के लिए इस बात की इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि उसने अपने माता पिता की शादी देखी थी और वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहते थे। मोनिशा का एक अलग अनुभव रहा है क्योंकि उसने अपने माता पिता को हर समय प्यार का इजहार करते हुए देखा था। इस वजह से उसे शर्म आती थी। उसे लगता है कि प्यार सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हमारे एक्शन के जरिए भी दिखाया जा सकता है।
वो उसे बताती है कि उसके लिए दिल में दया होना और उसके माँ की तबीयत खराब होने पर मोनिशा का उसके पार चले आना ये दिखाता है कि वो उससे कितना प्यार करती है। अलग अलग विचार होने के बाद भी उनके बीच बहुत अच्छे से बातचीत होती है। दोनों ने एक दूसरे की बात अच्छे से सुनी। हरप्रीत ने मोनिशा की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई। ऐसा करने से होने वाले झगड़े से बचा जा सकता है। उसने मोनिशा की बात को अच्छे से समझा और बातचीत को सही राह दी है। कंक्लूजन। इस बुक में आपने सीखा कि बातचीत को कैसे सुलझाया जाए और उनका सामना कैसे किया जाए। आपने ये सीखा कि आप जो महसूस कर रहे हैं उन बातों को कैसे बताया जाए और कब उन बातों को ना बताया जाए। आपने सुनने की जरूरत, बात करने की जरूरत और बात कब करनी है इस बात का फैसला करने की जरूरत इसे सीखा। हमेशा ये मानने की कोशिश करें कि दूसरे इंसान को बातचीत करने के तरीकों का पूरी तरह से पता नहीं है और इस तरह आप बातचीत को सही राह दिखाया करें। आपने दूसरे की बात को सुना गया है और उनकी बातों को मान्य किया गया है, ऐसा उन्हें महसूस करवाना कितना जरूरी है ये भी आपने सीखा। हमेशा दूसरे की बात को सुने, उनकी बात सुने बिना ही कोई फैसला न करें। दूसरों की बात को समझा गया है, ये बात उन्हें बताना इतना जरूरी क्यों है ये आपने सीखा। आप ये समझ चुके हैं कि अपनी खुद की राय को कम या गलत नहीं समझना चाहिए और आपको जो सही लगता है उस बात पर भरोसा करना चाहिए। इस बुक में आपने शांति से मुश्किल और न टाले जाने वाली बातचीत को कैसे किया जाए और छोटी मोटी बहस से कैसे बचा जाए ये सीखा। आपने अपने मन के विचारों को काबू में करना सीखा। आपने ये भी सीखा कि आप उन विचारों को इस रूप में कैसे बदलें जिससे वो आपको सामने वाले इंसान की नज़रों में भरोसेमंद बना सकें। सही राह में जाने के लिए अगर आपको सही दिशा मिले तो डरिए मत। हमेशा याद रखिए कि पहले परेशानी को सुनें, फिर फैसला करें और उसके बाद उसका हल निकालें। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए खुद पर भरोसा रखिए और दूसरों को भी समझिए और फिर देखिए कि बाकी सब कैसे अपने आप ठीक होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।